India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम पर 22 जून तक रोक बरकरार रखी। नीट पेपर लीक रोकने को रोक अनुपातित बताया गया। कोर्ट ने सूचना में एप्लीकेशन और प्लेटफॉर्म को शामिल माना। सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने को मौलिक अधिकार माना। कहा, सड़क हो तो फुटपाथ बनाना अधिकारियों का कर्तव्य है। उल्लंघन पर नागरिक मुआवजा और कानूनी कार्रवाई मांग कर सकते हैं। मुआवजा बढ़ाकर 11,44,000 रुपए किया। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी के विश्वास मत की सीबीआई जांच याचिका स्पष्ट आरोपों के चलते खारिज की। सीबीआई ने कहा, हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं दिखता। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली हाई कोर्ट ने टेलीग्राम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती है। कोर्ट ने टेलीग्राम पर 22 जून तक लगी अस्थायी रोक और 30 जून तक मैसेज एडिटिंग फीचर बंद करने के आदेश को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति तेजस कारिया की बेंच ने माना कि धारा 69A सूचना तक पहुंच ब्लॉक करने की शक्ति देती है और एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म को इस परिभाषा से बाहर रखने का कोई कारण नहीं है। धारा 2(1)(v) में सूचना शब्द की व्यापक परिभाषा को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इसे सिर्फ व्यक्तिगत अकाउंट, चैनल, पोस्ट या मैसेज तक सीमित करना धारा 69A को निष्प्रभावी बना देगा। विधायी मंशा इस शब्द को तकनीकी रूप से तटस्थ और विस्तार पूर्वक अर्थ देने की है। कंप्यूटर संसाधन की परिभाषा का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक आवेगों से तार्किक, अंकगणितीय और मेमोरी कार्य करते हैं और इनमें इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज व संचार सुविधाएं शामिल हैं। इसलिए वे धारा 69A के दायरे में आते हैं। टेलीग्राम ने तर्क दिया था कि धारा 69A सिर्फ सूचना ब्लॉक करने का अधिकार देती है, पूरे प्लेटफॉर्म को नहीं। सरकार ने कहा कि सूचना की परिभाषा में मध्यस्थ और प्लेटफॉर्म भी आते हैं। कोर्ट ने सरकार का पक्ष मानते हुए कहा कि मीटीवाई को धारा 69A के तहत टेलीग्राम ब्लॉक करने का अधिकार था। धारा 69A राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था या संभवित कारणों के हित में किसी भी सूचना तक पहुंच ब्लॉक करने की प्रक्रिया तक तय करती है। इसलिए निर्धारित प्रक्रिया, लिखित कारण और रिकॉर्ड जरूरी है। अनुपालन न करने पर मध्यस्थों को 7 साल तक कैद और जुर्माना हो सकता है। कोर्ट ने टेलीग्राम पर रोक को नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी गलत सूचना और आपराधिक गतिविधि रोकने के लिए अनुपातित बताया। बेंच ने कहा कि टेलीग्राम की संरचना चैनल, ग्रुप, बॉट, क्लाउड स्टोरेज और यूजर नेम आधारित गुमनामी के कारण सामग्री के तेज प्रसार को आसानी बनाती है। गैरकानूनी सामग्री जल्दी फैलकर सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। कोर्ट ने माना कि सिर्फ खास बॉट या चैनल हटाना अप्रभावी है, क्योंकि ऑपरेटर मिरर चैनल बनाकर सब्सक्राइबर तुरंत शिफ्ट कर लेते हैं। मैसेज एडिटिंग फीचर का दुरुपयोग कर परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का झूठा भ्रम भी फैलाया जा सकता है। इसलिए लक्षित कार्रवाई के बजाय पूरे प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रोक जरूरी थी। टेलीग्राम ने आदेश को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी कि कहा था कि सरकार ने उसे अकेले निशाना बनाया, जबकि दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खुले हैं। कंपनी ने कहा कि मई से सरकारी एजेंसियों के साथ कई बैठकें हुई और उसने मॉडरेशन उपाय बताए।
9 जून को मिले खास URL उसने 1 घंटे में हटा दिए। कंपनी के अनुसार उसने नीट से जुड़ी 900 से ज्यादा अवैध लिंक हटाए और उल्लंघन पकड़ने के लिए AI मशीन लर्निंग और मैनुअल मॉडरेशन इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कोर्ट ने टेलीग्राम की संरचना और सामग्री के तेजी से फैलने की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म ब्लॉक को उचित ठहराया और कहा कि संकीर्ण उपाय इस मामले में काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर सुरक्षित चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति AS चंद्रकर की पीठ ने कहा कि सीमांकित फुटपाथ पर चलने का नागरिक का अधिकार प्राथमिक है और यह मोटर चालित वाहनों की आवाजाही से ऊपर होगा। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में दी गई आवाजाही की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकलता है। कोर्ट ने इसे संवैधानिक गारंटी बताते हुए कहा कि अगर सड़क है तो चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाना और उसे बनाए रखना सार्वजनिक अधिकारियों का बाध्यकारी कर्तव्य है। यह एक लागू करने योग्य दायित्व है जो मोटर वाहन के विशेष अधिकार से ऊपर रहेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चलने की स्वतंत्रता उचित प्रबंधों के अधीन है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर केवल वाहन चालकों का कब्जा नहीं हो सकता। पीठ ने कहा कि भारतीय शहर लंबे समय से वाहनों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे पैदल चलने वाले हाशिए पर चले गए। सुरक्षित फुटपाथ न होना और मौजूद फुटपाथ का भी मोटर परिवहन के अधीन रहना एक सभ्यतागत समस्या बन गई है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि शहरी नियोजन धीरे धीरे इंसान की आवाजाही की बजाय मोटर वाहनों को प्राथमिकता देने लगा। पहियों ने हमारी कल्पना को ग्रहण कर लिया और प्रशासन मोटर वाहनों के लिए सड़कें बनाने में लगा रहा। शुरू में यह अभिजातवाद था क्योंकि वाहन अमीरों के पास थे, लेकिन सस्ते वाहन आने के बाद मोटर परिवहन ने सड़कों पर कब्जा कर लिया और पैदल चलने वालों को परेशानी मान लिया। कोर्ट ने कहा कि यह रवैया अब बंद होना चाहिए और सीमांकित फुटपाथ पर चलने के मौलिक अधिकार की घोषणा की। फैसले में कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार को लागू करने की जिम्मेदारी शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिकाओं और पंचायतों पर है। अधिकार की स्पष्ट घोषणा से फुटपाथ उपलब्ध कराने और बनाए रखने का कर्तव्य भी जुड़ता है। अगर सुरक्षित चलने का अधिकार टूटता है तो नागरिक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ संवैधानिक और सिविल कार्यवाही कर सकते हैं और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने पैदल यात्री अधिकारों के लिए अलग कानून न होने की कमी भी उजागर की और सुझाव दिया कि इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए एक नियामक संस्था बननी चाहिए। उसने संबंधित मंत्रालय और विधि आयोग को फैसले की प्रति भेजकर अधिकार, कर्तव्य और प्रवर्तन तंत्र पर कानून बनाने को कहा। यह फैसला एक घातक दुर्घटना के मामले में आया जिसमें फुटपाथ न होने के कारण 5 साल का बच्चा स्कूल जाते समय टैंकर से कुचल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा घटाए गए मुआवजे को बढ़ाकर 11.44 लाख रुपए कर दिया है और कहा कि पैदल यात्री बुनियादी ढांचे के बड़े मुद्दे की जांच के लिए इस मामले को अलग कार्यवाही में लिया जाएगा। केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर कोर्ट की सहायता करने को कहा गया है। सरिता त्यागी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति V मोहन की पीठ ने 19 जून 2026 को सुनवाई की। महिला अधिवक्ताओं ने जनहित याचिका दायर कर अदालतों में बुनियादी सुविधाओं की कमी और युवा वकीलों, खासकर प्रथम पीढ़ी के वकीलों और महिला अधिवक्ताओं की दिक्कतें उठाई। याचिका में कहा गया कि नए वकीलों के पास क्लाइंट नहीं होते, दफ्तर और लाइब्रेरी की कमी रहती है, आय बहुत कम होती है और वे सीनियर से मिलने वाले छोटे स्टाइपेंड पर निर्भर रहते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका गुस्साई ने बताया कि न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए 3 साल के अभ्यास की अनिवार्यता के बाद कई विधि स्नातक विशेषकर महिलाएं आर्थिक तंगी के कारण वकालत छोड़ देती हैं। याचिकाकर्ताओं ने यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि शुरुआती वर्षों में जूनियर वकीलों को आर्थिक मदद मिल सके। उन्होंने कहा, आर्थिक असुरक्षा के कारण प्रतिभाशाली वकील वकालत छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं, जिससे बार की विविधता प्रभावित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वकालत के शुरुआती साल आर्थिक कठिनाइयों से भरे होते हैं और जूनियर वकीलों के पास ना दफ्तर होता है ना स्थिर आय। कोर्ट ने कहा, वित्तीय तंगी कई सक्षम वकीलों को पेशा छोड़ने पर मजबूर करती है। इसलिए पीठ ने यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड के प्रस्ताव पर का सैद्धांतिक समर्थन किया और माना कि कानूनी पेशे तक पहुंच आर्थिक स्थिति से बाधित नहीं होनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि युवा वकील न्याय व्यवस्था की रीढ़ है और राज्यवाद संस्थाओं को प्रथम पीढ़ी के कमजोर वकीलों के लिए कल्याणकारी उपाय अपनाने चाहिए और मामले में अब उपयुक्त नीति और तंत्र बनाने पर विचार जारी है। वही मामले की ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर परी बंसल। परी, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने आज सरिता त्यागी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यंग लॉयर्स के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड के प्रपोजल को सपोर्ट किया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य उन जूनियर एडवोकेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है जो अपने करियर के शुरुआती सालों में फाइनेंशियल चैलेंजेस को सामना करते हैं। भारत में कई यंग लॉयर्स लंबे समय तक या बिल्कुल इनकम के बिना प्रैक्टिस करते हैं। इस वजह से कई टैलेंटेड एडवोकेट्स को प्रोफेशन छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में यह फंड उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और लीगल प्रोफेशन में बने रहने के लिए भी एनकरेज करेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कदम न केवल यंग लॉयर्स को एम्पावर करेगा बल्कि जस्टिस सिस्टम को भी मजबूत बनाएगा। इससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, वुमेन लॉयर्स और रूरल एरिया से आने वाले यंग एडवोकेट्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकेगी। कुल मिलाकर इस प्रपोजल को भारतीय न्याय व्यवस्था में एक पॉजिटिव और विजनरी इनिशिएटिव का रूप देखा जा रहा है। धन्यवाद परी, जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने विजय के नेतृत्व वाले टीवीके की विश्वास मत जीत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि देश भर में राजनीतिक नेता पार्टियां बदल रहे हैं और इससे लोकतंत्र नष्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में 13 मई को हुए विश्वास मत में कथित भ्रष्टाचार की केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इस मत में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले तमिलगा बेत्री कजगम टीवीके को जीत मिली थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा कि याचिका बिना किसी विश्वसनीय सामग्री के दायर की गई है, खारिज की जाती है। याचिका अस्पष्ट, मनगढ़ंत और आकस्मिक आरोपों पर आधारित है। रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सामग्री नहीं है, हम हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं देखते, पीठ ने कहा। मदुरै निवासी के रमेश द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि टीवीके तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन विधानसभा में स्थिर सरकार बनाने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं थी। तमिलनाडु में 234 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। विजय ने 144 विधायकों का समर्थन हासिल किया और 13 मई को विश्वास मत जीत लिया। याचिका के अनुसार टीवीके के पास केवल 108 सीटें थीं और अन्य दलों तथा गुटों से समर्थन मिलने से पहले वह बहुमत के आंकड़ों से कम थी। टीवीके को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम, बीसीके, आईयूएमएल, बागी, अन्ना द्रमुक विधायकों के एक गुट और एकमात्र एएमके विधायक का समर्थन मिला। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अन्य दलों के विधायक खरीद फरोख्त में शामिल थे और टीवीके द्वारा कथित तौर पर कुछ विधायकों को बड़ी रकम सौंपी गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील सीआर जयासुकिन ने कहा कि राजनीतिक नेता दबाव में या आर्थिक लाभ के कारण पक्ष बदल रहे हैं। इस देश में पार्टी नेता या तो रिश्वत देकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, धमकी देकर कि पार्टी में शामिल नहीं हुए तो परिवार के सदस्यों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, सुकिन ने कहा। सीजीआई कांत ने पूछा कि याचिकाकर्ता किस राज्य की बात कर रहा है, कौन सी सत्ताधारी पार्टी? आपके राज्य में तो पार्टियां बदलती रहती हैं, सीजीआई कांत ने कहा। जवाब में सुकिन ने कहा, यह अलग अलग राज्यों में हो रहा है। पूर्वी भारत और मध्य भारत के एक राज्य में पार्टी नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। अध्यक्ष को जांच करनी चाहिए। अध्यक्ष मीडिया को बुलाते हैं, वे उसे लेते हैं और चिट्ठी स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही मिनटों में दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इससे लोकतंत्र नष्ट हो रहा है, उन्होंने कहा। हालांकि कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बाहर किए गए 75 साल के वकील को मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अंतिम फैसला एसआईआर अपीलीय न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया है और निर्देश दिया कि निर्णय शीघ्र लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए 75 वर्षीय अधिवक्ता को सूची में शामिल होने का हकदार प्रतीत होता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ मुर्शिदाबाद के उस वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने लगभग 50 साल से वकालत की है और एसआईआर में नाम बाहर होने को चुनौती दी थी।
उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील दायर की थी, लेकिन उनकी अपील पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अंत में कोर्ट ने मामले का अंतिम निर्णय अपीलीय न्यायाधिकरण पर छोड़ दिया है। हालांकि न्यायाधिकरण के सामने अपीलों के निपटारे में देरी की शिकायतों को देखते हुए कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि वकील की याचिका पर फैसला जल्द किया जाए। हमारी प्रथम दृष्टया राय है कि वह एसआईआर में शामिल होने के हकदार हैं, लेकिन हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्था देखिए। मुझे कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का फोन आया कि अपील तय करने का समय बढ़ा दिया जाए क्योंकि बहुत सारी अपील लंबित है, कोर्ट ने कहा। अपने आदेश में कोर्ट ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता 1977 से मुर्शिदाबाद में वकालत कर रहा है। यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने पहले ही अपील दायर कर दी है, कोर्ट ने अपीलीय न्यायाधिकरण को तय समय में मामला निपटाने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता 1977 से मुर्शिदाबाद में वकालत कर रहा है। पीड़ित याचिकाकर्ता ने एसआईआर में शामिल होने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील दायर की है। क्योंकि अपील का अब तक फैसला नहीं हुआ है, हम अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुरोध करते हैं कि इसे शीघ्र और अधिमानता 2 महीने के भीतर निपटाया जाए, कोर्ट ने आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शकील अब्बास पेश हुए। यह आदेश पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटने और अपीलीय प्रक्रिया में देरी को लेकर चिंताओं के बीच आया है। संबंधित कार्यवाही में कोर्ट के सामने रखे गए आंकड़ों से पता चला कि इस अभ्यास के गणना चरण के दौरान 58 लाख से अधिक मतदाता बाहर कर दिए गए थे। जोड़ों और हटाए गए नामों का विस्तृत विधानसभा क्षेत्र बार डेटा न होना और एसआईआर न्यायाधिकरणों के सामने अपील दायर करने और तय करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दिशा निर्देशों की कमी पर भी चिंता जताई गई। यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जिन लाखों मतदाताओं के नाम बाहर किए गए हैं वे अब मतदाता सूची में नाम बहाल करने के लिए अपीलीय तंत्र पर निर्भर हैं, जबकि न्यायाधिकरणों के सामने मामले का भारी बैकलॉग है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नग्न वीडियो कॉल मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर एसआईटी से जवाब मांगा है। पूर्व हासन सांसद जो वर्तमान में एक दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है, पर आरोप है कि उसने एक महिला को अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराने के बदले वीडियो कॉल पर नग्न होने के लिए मजबूर किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना द्वारा दायर जमानत याचिका पर विशेष जांच दल एसआईटी से जवाब मांगा। मामला वीडियो कॉल के दौरान एक महिला को नग्न होने के लिए मजबूर करने के आरोपों से जुड़ा है। प्रज्वल रेवन्ना बनाम कर्नाटक राज्य न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने एसआईटी को आपत्ति दायर करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय कर दी। रेवन्ना वर्तमान में एक दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा है। वर्तमान मामला आरोपों से जुड़ा है कि रेवन्ना ने एक महिला को उसके बेटे का स्कूल में दाखिला कराने के बदले वीडियो कॉल पर नग्न होने के लिए मजबूर किया। अभियोजन के अनुसार शिकायतकर्ता महिला ने 2019 में सांसद कोटे के तहत अपने बेटे को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने के लिए रेवन्ना से मदद मांगी थी। आरोप है कि उसका मोबाइल नंबर लेने के बाद रेवन्ना ने 2019 से 2021 के बीच वीडियो कॉल के जरिए बार बार उससे संपर्क किया और कैमरे के सामने कपड़े उतारकर नग्न होने की मांग की। अभियोजन ने आगे आरोप लगाया है कि उसने बिना सहमति के वीडियो कॉल रिकॉर्ड किए, वीडियो और तस्वीरें संग्रहित की और बाद में उसे बाद की कॉल्स में भाग लेने के लिए मजबूर करने के लिए उसे प्रसारित करने की धमकी दी गई। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 354B कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, 354D पीछा करना और 506 आपराधिक धमकी के साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E और 67 के तहत अपराध लगाए गए हैं। अब उसने इस मामले में जमानत मांगी है। रेवन्ना की ओर से वकील जी अरुष पेश हुए। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक BN जगदीश पेश हुए और उनकी ओर से नोटिस स्वीकार किया गया। प्रज्वल को अगस्त 2025 में बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने एक अन्य मामले में घरेलू कामगार के साथ बार बार दुष्कर्म करने और यौन हमलों के वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उसके खिलाफ दुष्कर्म और यौन अपराधों से जुड़े 3 अन्य मामलों में मुकदमा अभी लंबित है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कोलकाता हाईकोर्ट को बताया कि 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राज्य कर्मचारियों की भागीदारी अनिवार्य नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार कर्मचारी राज्य समन्वय समिति ने कोर्ट का रुख किया था और मुख्य सचिव के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें
सभी अधिकारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा गया था। प्रधानमंत्री मोदी को कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यक्रम की अगुवाई करनी है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने सरकार का यह बयान रिकॉर्ड किया और मुख्य सचिव का आदेश सभी लोक सेवकों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आधिकारिक समारोह में भाग लेने की सामान्य अपील की प्रकृति का था। उपरोक्त आदेश अनिवार्य प्रकृति का नहीं है और व्यक्तिगत कारणों से उपस्थित न होने पर कोई दंडात्मक या बलपूर्वक कार्यवाही न तो सोची गई और न ही आदेश में शामिल की गई थी। पीठ ने अपने आदेश में सरकारी प्रस्तुति को दोहराते हुए कहा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि ऐसे कार्यक्रमों में अनिवार्य भागीदारी सरकारी कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक सेवा नियमों के खिलाफ है और मुख्य सचिव के पास ऐसा दायित्व थोपने का कोई अधिकार नहीं था। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि बेदखली नोटिस और किराएदारों के अधिकार क्या होते हैं। क्या आप जानते हैं कि लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को सिर्फ नोटिस भेजकर या जबरदस्ती घर से नहीं निकाल सकता। इंडिया में इविक्शन और टेनेंसी का फ्रेमवर्क ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट्स और मॉडल टेनेंसी एक्ट्स 2021 के थ्रू रेगुलेट होता है। सेक्शन 106 TPA टेनेंसी टर्मिनेट करने के लिए नोटिस की रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब करता है। इविक्शन के कॉमन ग्राउंड्स में रेंट डिफॉल्ट, टेनेंसी एग्रीमेंट का ब्रीच या अनऑथराइज्ड सबलेटिंग के साथ साथ इलीगल यूज ऑफ प्रेमिसेस या लैंडलॉर्ड की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट शामिल हो सकती हैं। लेकिन इविक्शन के लिए प्रिस्क्राइब लीगल प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। टेनेंट्स के भी इंपॉर्टेंट लीगल राइट्स होते हैं। आर्टिकल 300A के तहत किसी व्यक्ति को अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना उसकी लॉफुल पोजेशन से वंचित नहीं किया जा सकता। हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चंद्र प्रकाश गुप्ता वर्सेस शांति देवी 2026 में टेनेंट राइट्स को रीइंफोर्स करते हुए कहा कि रेंट डिफॉल्ट या किसी अन्य स्टैट्यूटरी ग्राउंड पर क्लियर जुडिशियल फाइंडिंग्स के बिना इविक्शन ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इविक्शन ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए एम्फसाइज किया कि किसी टेनेंट को सिर्फ एलिगेशंस के आधार पर नहीं बल्कि प्रॉपर एविडेंस और ड्यू प्रोसेस के आधार पर ही इविक्ट किया जा सकता है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.